हेलो बच्चों। फिजिकल केमिस्ट्री के बच्चों, हमने पार्ट वन बनाया था नीट 2025 का। लगभग 6-7 क्वेश्चन शायद उसमें करे थे। कोई भी क्वेश्चन भारी मिला नहीं था बच्चों। एक भी क्वेश्चन भारी नहीं था। पार्ट वन हमने फिजिकल केमिस्ट्री का बनाया। अब हम और क्वेश्चन देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के नीट 2025 में और कौन कौन से क्वेश्चंस आए। देखते हैं क्या वो भारी थे या उसमें समय लग रहा था, क्या ऐसा कुछ था नीट के पेपर में। देखते हैं बच्चों। ठीक, तो जरा ध्यान से देखो बच्चों। एक क्वेश्चन और आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। चार ग्राफ दे रखे हैं आपको। वेरी सिंपल ग्राफ है। मैंने पूरी चीज नहीं लिखी है। ना मैंने वाई एक्सिस पे लिखा है, एक्स एक्सिस पे लिखा है, लेकिन आप सभी को पता है ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक। ये ग्राफ देख के आप समझ गए होंगे एक्टिवेशन एनर्जीज के ग्राफ है। ठीक है। अब मतलब इतना तो है ना, नीट का पेपर हम सॉल्व करते हुए देख रहे हैं तो एटलीस्ट हमें कंसेप्ट तो थोड़ा बहुत पता होगा। और नहीं पता होगा तो ज्यादा से ज्यादा मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा, और जब रिवाइज कराऊंगा तो आपको याद आ जाना चाहिए। अगर याद नहीं आ रहा फिर मैं कंसेप्ट तो नहीं पढ़ा रहा इस वीडियो में, ये तो पक्की बात है। मतलब मैं क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट बताऊं तो तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए कि हाँ सर ये वाली बात कर रहे हैं, इट मीन ऐसे क्वेश्चन होने वाला है। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आना चाहिए, और समझ में नहीं आ रहा इट मीन आप प्रिपरेशन कर नहीं किया आपने। ठीक। ओके। तो जो बच्चे भी देख रहे हैं उनको ये ग्राफ थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि डेल्टा एच की वैल्यू से ये ग्राफ मेजर करते हैं, तो डेल्टा एच नेगेटिव है। तो डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या होता है? रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इज इट क्लियर? और एक्सोथर्मिक है तो आपको पता है कि जब हम एक्टिवेशन, जब हम डेल्टा एच निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है। मतलब फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करके निकालते हैं, और फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करके जो डेल्टा एच आना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे करने पे जब हम डेल्टा एच देखते हैं तो जरा देखो डेल्टा एच होता क्या है। जब हम ऐसे करके फॉरवर्ड गए और ऐसे करके बैकवर्ड गए, तो जो ये एनर्जी होती है यहां से यहां तक की, और ये एनर्जी होती है यहां से यहां तक की, इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस आना चाहिए। मतलब कम में से ज्यादा माइनस करेंगे तो माइनस आना चाहिए। समझ पा रहे हो? तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। कैसे? क्योंकि देखो कम में से ज्यादा माइनस करेंगे। और दूसरी तरीके से बच्चे पता है कैसे रटते हैं, वो भी मैं बता देता हूं कि जब एक्सोथर्मिक का ग्राफ होगा तो रिएक्टेंट ऊपर होगा, प्रोडक्ट नीचे होगा। ऐसे भी रट लेते हैं कई बच्चे। ठीक है। और जब एंडोथर्मिक का ग्राफ होगा तो ऐसे होगा, मतलब रिएक्टेंट नीचे होगा, प्रोडक्ट ऊपर होगा। तो देखो पहली चीज तो यही से समझ गए कि एक्सोथर्मिक का ग्राफ है तो किस किस में रिएक्टेंट नीचे है, वो काट दो। वो वाले ऑप्शन कटेंगे। तो इसमें रिएक्टेंट नीचे है, ये वाला ऑप्शन कट गया। अच्छा, इसमें रिएक्टेंट नीचे है, ये वाला ऑप्शन कट गया। अच्छा, ऑप्शन तो फिर इन दोनों में से आने वाला है। अब इन दोनों में से डेल्टा एच भाई इसको शो तो नहीं करता, ये तो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। डेल्टा एच तो एक्टिवेशन एनर्जी के डिफरेंस को शो करता है। व्हाट इज डेल्टा एच? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। इज इट क्लियर? इसको शो करता है। तो फॉरवर्ड की ये, बैकवर्ड की ये, इसके बीच के डिफरेंस की एनर्जी को, इसके बीच के डिफरेंस की एनर्जी को डेल्टा एच बोल रहे हैं। तो पहला ही ग्राफ सही है। इस क्वेश्चन में कोई भी भारीपन नहीं था, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं था ये भी बच्चों। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, कोई समय नहीं लगेगा। मैंने तो इतनी बात आपको एक्टिवेशन एनर्जी समझाई, डेल्टा एच समझाया होता क्या है, इतनी बात बताई है। आप थोड़ी समझाओगे पेपर में बैठ के, आपको तो अच्छा ठीक है हो गया क्वेश्चन, यही तो फीलिंग आएगी। ऑब्वियस सी बात है। तो अब सोचो कितना टाइम लगेगा। आप खुद डिसाइड कर सकते हो। जो बच्चा सही से तैयारी कर रहा होता है वो खुद डिसाइड कर सकता है कि इसमें कितना समय लगने वाला है। हम क्या ही बताएंगे। बच्चे 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 पे डिपेंड करता है टाइम कितना लगेगा, कि वो कितनी प्रैक्टिस करे हुआ है। हो सकता है कि 2-5-5 सेकंड में क्वेश्चन कर रहे हो बच्चे, इतनी तेज स्पीड से चल रहे हो, तो उनको बीट करना है ना। अब बच्चों को तुरंत आ रहा होता है, बच्चों का दिमाग बहुत तेज चलता है, फटाफट से क्वेश्चन हो रहा है। तो बच्चे बच्चे पे डिपेंड करता है टाइम। हाँ, एक एवरेज टाइम की बात करें तो एवरेज टाइम बच्चों 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, 10-15-20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा एवरेज टाइम की बात करें तो। इज इट क्लियर? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में सिर्फ ग्राफिकल क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चों, जरा ध्यान दो इस क्वेश्चन में। पढ़ के देखो किस चैप्टर से आया है। देखो पढ़ के दिख रहा होगा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आ गया सवाल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक आसान सा सवाल आपके सामने है, बहुत आसान सवाल है।
देखो क्या पढ़ के देखो क्या बोल रहे हैं, इफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.050 m कंसंट्रेशन ऑफ मोनोबेसिक वीक एसिड इज दिस, मतलब लैम्डा एम की वैल्यू इतनी दे दी आपको। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन भी दी, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन दी है, अभी तक समझ में आ रहा है कि लैम्डा एम दे दिया। अच्छा, कई बच्चे यहीं तक पढ़ने में फॉर्मूला भी सोच डालते हैं, लैम्डा एम इज इक्वल टू, सही, ये सारे फॉर्मूले सोच डालते हैं। ठीक है, ये तो बच्चे की उस पर डिपेंड करता है कि बच्चा कितनी प्रैक्टिस करे। आगे बोला है अल्फा फाइंड कर दो, अल्फा क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करा रहा है। तो बच्चे इस चैप्टर में, क्योंकि ऊपर ऊपर से सोचना है बच्चों, नीट है, कोई एडवांस तो सोचना नहीं है, तो अल्फा का फॉर्मूला सोच लो यार। अल्फा का फॉर्मूला होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट। और लैम्डा नॉट कैसे लिखता है, कॉलराश लॉ से निकलता है। लैम्डा एम नॉट कैसे निकलता है, कॉलराश लॉ से। और मोनो बेसिक वीक एसिड क्या होता है, एच ही तो है, एच में दो आयन है, H प्लस ए माइनस, तो दोनों आयन की मोलर कंडक्टिविटी एट इंफिनिटी डाइल्यूशन पे जोड़ दो तो लैम्डा एम नॉट निकलेगा। जरा जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आया, ये 6 है ये 4 है, तो 49 है ये 50 है, तो लगभग 400 आ गया। तो लैम्डा एम नॉट कितना आ गया इन दोनों को जोड़ के, 400। इन दोनों को जोड़ा, ये जोड़ा क्यों, कॉलराश लॉ आपको पता होगा ना, इंफिनिटी डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटीज होती है उनका सम करते हैं। और सम भी कैसे करते हैं, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके। यहां पे तो 1 1 ही आएंगे, तो मल्टीप्लाई भी नहीं करनी। सवाल को आसान कौन बनाता है, एग्जामिनर। उसने ये भी नहीं कहा कि मल्टीप्लाई करो, आसान से जुड़वा रहा है वो। ठीक है, आसान से आपने जोड़ दिया, तुरंत आपका दिमाग गया इन दोनों को जोड़ो। ठीक है, लैम्डा एम नॉट आ गया, लैम्डा एम दिया है 90, तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, तो 90 डिवाइड बाय 400, खत्म, यही आंसर है। अब इसको थोड़ा सा बच्चों फ्रैक्शनल को डेसिमल में ले लो, पॉइंट से पॉइंट कट गया। ठीक है, डेसिमल में आप कर सकते हो, आंसर बिल्कुल सरल है। बताओ, डेसिमल में मैं नहीं कर रहा, ठीक, डेसिमल में आप करो, आंसर सरल है। मतलब मान के चलो, अगर मैं इसका, अगर मैं इसको पढ़ने में 10 सेकंड पढ़ने में मान लो सकता हूँ, इस क्वेश्चन को पढ़ने में 10 सेकंड लगेंगे, फटाफट सर पढ़ने में 10 सेकंड क्यों लगेंगे, कई बच्चे कहेंगे सर पढ़ने में मुझे 30 सेकंड लग जाते हैं, तो भाई आप कंपटीशन से बाहर हो। अगर किसी क्वेश्चन को पढ़ने में ही 30 सेकंड लगा रहे हो तो आप कंपटीशन से बाहर हो गए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं पढ़ा जाता कि लाइन टू लाइन पढ़ना है। क्वेश्चन का फॉर्मेट देखा जाता है, अच्छा लैम्डा एम दिया, ये दिया, खत्म, इसमें से जोड़ा, इसको घटाया, ये आ गया आंसर, खत्म, ऐसे क्वेश्चन होता है। अगर आप क्वेश्चन को लाइन टू लाइन पढ़ोगे इस तरीके से, तब आप कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो गए, नीट से तो बाहर हो गए। क्योंकि जब आप 30 सेकंड पढ़ने में लगाओगे तो 30 सेकंड सोचने में लगाओगे, और जब सोचने में लगाओगे फिर कैलकुलेशन करने में लगाओगे, तो मतलब आप एक क्वेश्चन पे 2 मिनट खा गए, आधा पेपर ही कर पाओगे आप। कितना पेपर कर पाओगे, आधा पेपर सिर्फ। ठीक, तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ा, अच्छा लेमडा का फॉर्म, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों को जोड़ो, अच्छा ऊपर ये रखो, आंसर आ गया, लो, इतना करना होता है भाई। अब तुम कहोगे सर आपको तो पता होगा, आपने देख लिया पहले क्वेश्चन। अरे नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, पहली बार में आएगा तो भी ऐसी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बात ये है जब बच्चा कर रहा होता है, और पहली बात, हमें पता भी हो ना पता हो इससे फर्क नहीं पड़ता। बात ये होती है कि हम जब नीट का पेपर दे रहे हो और नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हमारा माइंड यही बोलना चाहिए कि क्वेश्चन आसान है, भारी आ ही नहीं सकता। फिजिक्स का भारी आया मानता हूं, लेकिन फिर भी सोचना तो ऐसा ही है ना, भारी आ नहीं सकता। पहली थॉट हमेशा क्वेश्चन को करने के लिए ऊपर ऊपर से रहनी चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड रहनी चाहिए। यही दिमाग में आना चाहिए कि सर फॉर्मूला सोचो, क्या पता उससे फटाफट से आंसर आ जाए। क्योंकि 90% क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चंस में दिमाग लगाना पड़ता है, वो हम कब करते हैं, जब पूरा पेपर खत्म कर चुके हो, जिसपे हम अटके हो, तुरंत तुरंत वो वाले करो। तो पेपर को करने की एक बहुत ही अलग अलग तरीके की स्ट्रेटेजीज होती हैं, हर बच्चे की अपनी होती है, तभी वो गेम में आता है। गेम से बाहर तो टाइम मैनेजमेंट के थ्रू ही हो जाते हैं, जो टाइम मैनेज नहीं कर पाते वो गेम से बाहर हो जाते हैं, नीट के गेम से बाहर। क्लियर हो गया, तो इस क्वेश्चन को नोट करो, वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कराते हैं। लो बेटा, एक और आसान क्वेश्चन टपक पड़ा, जो नीट वाले बच्चे को कभी सॉल्व भी नहीं करना होता, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन। और मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो सॉल्व मत करियो बेटा,
क्या मत करियो, सॉल्व मत करियो। ऐसे क्वेश्चन तो मैं क्लास में लिखवाता हूं कि इतने परसेंट कंप्लीट हो जाए तो इतने गुना होगा, इतने परसेंट कंप्लीट हो जाए तो इतने गुना होगा। ये क्वेश्चन को समझो, क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ दे दी है, तो पूछा है कि कितना समय लगेगा 99.9% कंप्लीट होने में रिएक्शन को। तो बच्चों ये तो बच्चे ना इतना याद करके जाते हैं कि 10 गुना लगेगा सब, हाफ लाइफ का 10 गुना लगेगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सब याद करके नहीं जाते आप। 90% में कितना लगेगा, 87.5% में कितना लगेगा, 5-6 याद करके जाते हो, 5 गुना 2 गुना। 99.9 में 10 गुना लगता है, ये वाला पॉइंट तो बच्चों को याद होता है। तो हाफ लाइफ कितनी है, 1। और इसमें कितना टाइम लगेगा, 10 गुना हाफ लाइफ का, तो हाफ लाइफ का 10 गुना 10 × 1, तो आंसर आ गया 10। 10 मिनट लगेंगे बच्चों। ओके बच्चों, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन तो बहुत इजी था, डायरेक्ट आपको करना था कि 10 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। वो क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, और वो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को आप लगा के देखोगे तो आपका 10 टाइम्स आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो जरा। तो एक वीक एसिड दे रखा है आपको H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। इस क्वेश्चन को समझो, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आया, स्टेटमेंट वाइज आया, बिल्कुल ऊपर ऊपर से सोचना है, कोई डिटेल बात सोचनी नहीं है, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड के लिए 3 आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखे हैं, स्टेप वाइज डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको पता है। पहली बार डिसोसिएशन हुआ Ka1, दूसरी बार डिसोसिएशन हुआ Ka2, तीसरी बार डिसोसिएशन हुआ Ka3। बात समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। तो इसके रिगार्डिंग हमें ये ऑप्शंस बताने हैं कि कौन कौन सा करेक्ट है, स्टेटमेंट्स कौन से करेक्ट है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नीट बड़े पसंद करता है, ठीक है, वो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देख रहे हो आप कितने सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अच्छा, आप जब भी आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा आपने, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में एक छोटा सा पॉइंट आता है। क्या पॉइंट आता है कि जो ओवरऑल कांस्टेंट होता है, ओवरऑल के होता है, वो सभी स्टेप वाइज डिसोसिएशन कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये छोटा सा पॉइंट है, क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो के इज इक्वल टू क्या होगा, Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3, ये होता है बच्चों। अगर ये वाला पॉइंट नहीं पता तो जाके पढ़ना। अब इस पॉइंट को डेराइव नहीं कर पाएंगे हम यहाँ पे, ठीक, डेराइव करने का समय नहीं है, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। नीट मांगता है छोटे छोटे पॉइंट्स। अब क्या करूं, इसमें लॉग ले लो, और लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो मल्टीप्लाई में चीजें होती है वो प्लस में चली जाती है। लॉग के इज इक्वल टू लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K3। तो जरा देखो, K1 K2 K3, तो आगे अपना फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। तो जरा देखो अगले ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, एसिडिटी का ऑर्डर है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैंने ग्रेटर करके लिख दिया है कि बताओ फॉस्फोरिक एसिड ग्रेटर एसिडिक है H2PO, सॉरी H2PO4, H2PO4 से, माइनस से, ये मैंने गलती कर दी थी, गलती लिख दिया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, जब पहला वाला जो H निकलता है वो फास्ट निकलता है दूसरे वाले से, क्योंकि दूसरे वाले में तो एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना, तो वो नेगेटिव चार्ज निकलने वाले H प्लस को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा एज कंपेयर टू तब जब चार्ज ना हो। समझ पा रहे हो, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इस वाले H को अट्रैक्ट करेगा, तो दूसरा H उतनी आसानी से नहीं निकलता है, इसलिए Ka2 कम होता है Ka1 से, और Ka3 तो और भी कम होता है Ka1 और Ka2 दोनों से। समझ पा रहे हो, तो इतनी बात जो मैंने बोली, इससे दो स्टेटमेंट आपके आंसर बन जाएंगे। तो एक बात तो ये सही हो गई कि H3PO4 ज्यादा एसिडिक है H2PO4 से, ठीक, तो B ज्यादा हो गया, B सही है। दूसरी चीज, अब जब भाई K1, जब पहला एसिड ज्यादा एसिडिक है तो पहले का K1 भी ज्यादा होगा, तो ये तो सभी को पता होता है कि पहला डिसोसिएशन फास्ट होता है, तो K1 ज्यादा, K2 उससे कम, K3 उससे कम, मतलब ये 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हो गए, और सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको फैक्ट पता है तो मैं इसको इजी क्वेश्चंस में रखूंगा। इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आयनिक इक्विलिब्रियम का एक आसान सा बिना कैलकुलेशन का क्वेश्चन आया था। क्लियर हो गया, नोट करो इसे, और क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन और समझो, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा एक आध फिजिकल का क्वेश्चन और है यार, वो तुम कर लेना, सिर्फ उसमें सिर्फ कैलकुलेशन है यार, एनर्जी वगैरह निकलवा रहा है,
वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद हम वीडियो को एंड करते हैं। मतलब मुझे कोई भी भारी क्वेश्चन नहीं मिला फिजिकल का, फिजिकल के सारे क्वेश्चन आसान थे, कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं था। मैंने ऑल फिजिकल के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, एक ही लास्ट क्वेश्चन और कर रहा हूँ। आपको आइडिया लग ही गया होगा कि फिजिकल मैंने लगभग डिस्कस कर दिए, एक आध क्वेश्चन और है, वो आप देख लेना। वो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप पढ़ते ही कर दोगे। जितने भी मुझे लगे वो उससे भी आसान है जो मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। एक एक क्वेश्चन और देख लो, फिर हम वीडियो को एंड अप करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट पार्ट बनेंगे उसमें इनऑर्गेनिक और रेस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स, जितने भी बचे हुए कंसेप्ट्स हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी कंसेप्ट्स आए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। हमने ऑर्गेनिक और फिजिकल तो इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर ही दिए, मतलब अभी तक डिस्कस कर दिए। पार्ट 4 है ये, ठीक। आगे पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 जो भी बनेंगे वो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने रेस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स हैं उन पे बेस्ड हम वीडियो बनाएंगे। क्लियर है? तो अब इस क्वेश्चन को देख लो, इसमें क्या दिया है, ये क्या क्या चीजें लिख दी सर आपने, ये क्या है? ये कुछ नहीं है। ये क्या है कि आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा, एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ये वाला, लेमडा का वेवलेंथ निकालने का, 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। उस फॉर्मूले को लगा के इन ट्रांजिशंस की वेवलेंथ का रेशियो बता दो। आसान क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। तो हम करते हैं, फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखता हूं। 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो जरा देखो हम क्या करते हैं, 1 अपॉन लेमडा 1 स्क्वायर, लेमडा 1 निकालते हैं। हाइड्रोजन एटम है, Z1 ले लो, R ऐसी रख रहे हैं तो R को मत लगाओ, तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 1 अपॉन 9। तो जरा देखो 9 माइनस 4 5, 5 बटा 36, तो कितना आ गया 5 अपॉन 36 R, ये आ गया। इसको उल्टा कर दो तो लेमडा आ जाएगा, तो लेमडा 1 इज इक्वल टू 36 अपॉन 5 R, ये आ गया। सिमिलरली 1 अपॉन लेमडा 2 निकाल लेते हैं, बहुत बढ़िया। तो R तो ऐसे ही है, वेरी गुड। तो ये क्या है 4, 1 अपॉन 16, 4 चौक 16, 1 अपॉन 16 माइनस 1 अपॉन 36, 1 अपॉन 36, ये आ गया। आसान सी बात है, ओके ठीक है। एलसीएम लो, एलसीएम लो, 36, 16 से 16 कटा, 36 इधर और 16 इधर, तो 20 बचा ऊपर, तो 20 अपॉन 16 इंटू 36, एलसीएम लेना आपसे आता होगा, और ऊपर आर आ गया। इसको पलट दो, लेमडा 2 आ जाएगा, तो लेमडा 2 इज इक्वल टू, यहां नीचे लिख देता हूं, तो 16 इंटू 36 डिवाइड बाय 20 आर। बस अब इनका रेशियो ले लो। थोड़ा सा हम बात कर सकते हैं कि 1-1.5 मिनट लग सकता है भाई इतना सब कुछ करने में, तो कर सकते हैं बच्चों। इनका रेशियो लेमडा 1 कितना है 36 अपॉन 5R, अपॉन में करेंगे तो ये चीज ऊपर पहुंच जाएगी, 20R अपॉन 16 इंटू 36, ये हो गया। 36 से 36 कट गया, 5 से कट गया 4 बार में, 5 चौक 20, 4 से कट गया 4 बार में, 4 चौक 16, और R से R कट गया, सिंपल 1/4 आ गया, और यही आंसर एग्जाम में था। कितनी आसानी से कर दिया, बिल्कुल मुझे फ्लक्चुएशन नहीं लगी, कोई भी कैलकुलेशन में इतनी बड़ी दिक्कत नहीं लगी। मतलब अगर क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया तो खत्म करके ही मानोगे, इतना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था। तो बच्चों आपको कैसा लगा अभी तक जितने भी क्वेश्चन, अगर आपने दोनों पार्ट्स देखे हैं तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि नीट 2025 का जो फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन था पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पेपर था। सभी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड थे, कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल थे, कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज थे, कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड थे। तो ओवरऑल अगर मैं इसकी डिफिकल्टी लेवल देखूं तो मैं बोलूंगा प्रीवियस ईयर्स की तरह ही आया है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसा पेपर प्रीवियस ईयर्स में आता था फिजिकल केमिस्ट्री का वैसा ही लेवल आया है। ऑर्गेनिक में मैं फिर बोलता हूं कि एक क्वेश्चन डिफिकल्ट आया था, बाकी सब क्वेश्चन ऑर्गेनिक के भी बहुत इजी थे, फिजिकल के भी इजी थे, डुएबल क्वेश्चन थे, आसानी से किए जा सकते थे। क्लियर हो गए? अब हम बाकी रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। देखो फिजिकल में अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन में टाइम लगा तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि
फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, अगर थोड़ा बहुत बोले तो। अभी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट आएंगे ना इनऑर्गेनिक का, मैं कहूंगा पेन भी नहीं उठाना लगा दो टेक, पेन भी नहीं उठाना लगा दो टेक, उनमें टाइम बचता है। मैं अगर बोलता हूँ ना 45 क्वेश्चन 25 मिनट्स में हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? क्योंकि सारा टाइम बस 10-15 मिनट उसमें से फिजिकली खाएगी, बाकी का तो देखा आंसर, देखा आंसर, देखा आंसर, अगर आपकी प्रैक्टिस है। तो अगर आपसे केमिस्ट्री 45 क्वेश्चन 25 मिनट्स में नहीं हो रहे, तो मतलब आप गेम से बाहर होते जा रहे हो नीट के, क्योंकि फिजिक्स नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि फिजिक्स में टाइम लगता है। और बायो में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, 90 क्वेश्चन करने होते हैं, तो कम से कम 1 घंटा तो बायो खाई जाती है। 1 घंटा बायो खा जाएगी, 25 मिनट केमिस्ट्री खा जाएगी, तो 1 घंटा, 1.5 घंटा लगभग हो गया। अगर ऐसा रहता है 1.5 घंटा, तो फिजिक्स तो इतनी अच्छे से कर दोगे तब 720 आएंगे। 1.5 घंटा फिजिक्स को मिल गया अगर, तो 720 नंबर कोई रोक नहीं सकता। मतलब उस बच्चे की तैयारी बहुत जबरदस्त है। ये होती है नीट की तैयारी। तो नीट की तैयारी के लिए पूरा गाइडेंस मैंने अभी तक आपको दे दिया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फिजिकल केमिस्ट्री नीट 2025 की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स एंड इनऑर्गेनिक कंसेप्ट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इंतजार करो और इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा फैला दो बच्चों इसको। इज इट क्लियर? थैंक यू।